नमस्कार, जेनेसिस फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कूलाम के नियम का अध्ययन करेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने हमें बताया कि अगर दो धनावेश हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और दो ऋणावेश हैं तो भी वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। यह हम पीछे पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक जैसे आवेशों में प्रतिकर्षण बल और अलग अलग प्रकार के आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है, लेकिन कितना कार्य करता है यह फ्रैंकलिन ने हमें नहीं बताया। इसके लिए कूलाम ने एक नियम प्रस्तुत किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। क्या था यह नियम? आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। कूलाम ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की भांति इस नियम को प्रस्तुत किया। आपने 11वीं क्लास में 11th में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम पढ़ा होगा। बिल्कुल उसी से मिलता जुलता यह कूलाम का नियम है। कूलाम ने बताया कि अगर हम दो बिंदु आवेशों, एक Q1 और एक Q2, इन्हें एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रख दें। एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2, दोनों बिंदु आवेश हैं, पॉइंट चार्ज हैं। इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो इनके बीच या तो आकर्षण बल कार्य करेगा या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, क्योंकि आवेशों के बीच दो ही प्रकार के बल कार्य करते हैं, या तो आकर्षण बल कार्य करेगा या फिर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो कूलाम के अनुसार इन दोनों आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल कार्य करेगा या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो कूलाम ने बताया कि कार्य करने वाला यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह पूरा कूलाम का नियम था। अब इसको हम दो भागों से समझेंगे। पहला भाग क्या कहता है? पहला भाग कहता है कि दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के, कितने आवेश हैं, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, इनके गुणनफल के Q1 गुणा Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी स्मॉल r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको हम समझ लेते हैं। इस तथ्य का अर्थ क्या है कि दोनों आवेश जितने बड़े होंगे, इनकी मात्रा जितनी ज्यादा होगी, बल उतना ही अधिक कार्य करेगा। बीच की दूरी r जितनी अधिक होगी, बल उतना ही कम कार्य करेगा। तो अगर हम इन दोनों को देखें और इन दोनों को संयोजित कर दें, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। जब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा। यहां नियतांक हमें याद रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r²। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या है, क्योंकि ये आपके सामने हो सकता है 11th में था नहीं, 12th में ही आया सीधा। तो इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। ग्रीक भाषा का शब्द है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फिर एप्सिलॉन। अपने यहां ABCDE इसी तरीके से एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन 0 इसे हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता।
निर्वात की वैद्युतशीलता। अब निर्वात की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन 0 क्या है, हम उसकी बात करेंगे। अगर हम 11वीं क्लास में 11th में देखें तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम जो था, वहां पर हमने एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ा था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सार्वत्रिक था और वह माध्यम पर निर्भर नहीं करता था। लेकिन कूलाम का नियम माध्यम पर निर्भर करता है। जब माध्यम को हम बदलते हैं तो इस बल का मान बदल जाता है। तो कूलाम का नियम माध्यम पर निर्भर करता है। कूलाम ने पहले इन आवेशों के बीच में यहां पर कोई दूसरा माध्यम रखा, बल का मान अलग आया। फिर कूलाम ने इनके बीच में वायु रख दी, बल का मान बदल गया। फिर कूलाम ने वायु से भी हटकर निर्वात में, वायु से भी ऊपर निर्वात में इन आवेशों को देखा तो बल का मान और परिवर्तित हो गया। इसका मतलब ये इनके बीच में जो माध्यम है बल उस पर निर्भर कर रहा है, उसी को हमने कहा वैद्युतशीलता। अब ये वैद्युतशीलता अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होती है। तो जब कुछ भी नहीं है तो हमने उसको बोल दिया निर्वात। तो कुछ भी नहीं है इसीलिए इसको बोला गया एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, जो निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाता है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, इसकी कुछ वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9। इसे हम बोलते हैं कूलाम नियतांक। लेकिन हमारा काम पूरा इसी से ही रहेगा, हम इसको याद रख सकते हैं कि ये कूलाम नियतांक है। कूलाम नियतांक का मान 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। अब यदि इन आवेशों के बीच में कोई दूसरा माध्यम हो, यदि कोई दूसरा माध्यम हो तो क्या होगा, देखें इस सूत्र को देखते हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, एप्सिलॉन 0 नहीं लिखेंगे। क्यों? अब कोई दूसरा माध्यम है। जब कोई दूसरा माध्यम होगा तो हम एप्सिलॉन 0 नहीं लिख सकते। हमने भी बताया था 0 किसके लिए, जब कोई नहीं है, निर्वात है, तब हम एप्सिलॉन 0 लिखेंगे। अब कोई दूसरा माध्यम है तो हमने इसको एप्सिलॉन लिख दिया। बाद बाकी सब बिल्कुल वैसे ही रहेगा, तो हमने इसको इस प्रकार लिख दिया। अब कोई दूसरा माध्यम था इसलिए यहां FM लिख दिया मीडियम के लिए। अब ये एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन इसे कहते हैं माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। निरपेक्ष वैद्युतशीलता किसी भी माध्यम की। अब यहां से देखें, अगर हम इसे 1 2 हो गया, समीकरण 3 लिख दें और इसे 4 लिख दें और समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग लगाएं तो क्या होगा? तो F/FM, देखिए जरा, F/FM बराबर, यहां से देखें इस पूरी चीज के बटे में ये वाली चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर हम देखें तो ये कैंसिल हो गया, यहां से 4 पाई। देखें क्या स्थिति हो जाएगी, F/FM, ये कहां जाएगा? ऊपर। ये कहां आएगा? नीचे। तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0, ये एक संबंध आ गया। एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0 को सापेक्ष वैद्युतशीलता
या माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अब यहां एक नया शब्द आ गया, परावैद्युतांक। हालांकि इसकी चर्चा हम लोग तीसरा अध्याय, इसी यूनिट का तीसरा अध्याय विभव तथा धारिता है, वहां हम इसकी पूरी तरह चर्चा करेंगे। इस परावैद्युतांक को अभी हम ध्यान रखेंगे, इसे K से प्रकट करते हैं। अब अगर हम आगे देखें तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0 बराबर K। इसका मतलब एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन 0। यह भी एक संबंध निकल कर आया। अगर हम यहां से परावैद्युतांक की परिभाषा निकालें यहां से, तो कैसे निकालेंगे, यहां से एक बार दोबारा से देखेंगे। ये क्या है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। फिर से, एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। बटे में कौन है, एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मतलब जरा ध्यान से देखें, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। एक बार फिर से देखें, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता और ये निर्वात की वैद्युतशीलता। एक बार थोड़ी देर के लिए इसे हटा दे रहे, दोबारा से देख ले रहे। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। और इसे क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। के अनुपात को के कहते हैं, के परावैद्युतांक। अब हम इसकी पूरी परिभाषा बोल सकते हैं, माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। और यहीं से हम सापेक्ष वैद्युतशीलता की परिभाषा भी इसी को बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक बार हम इसका रिवीजन कर ले रहे दोबारा से कि कूलाम के पास दो आवेश थे, Q1 था, एक Q2 था, दोनों के बीच की दूरी R थी। उन्होंने आवेशों के बीच के माध्यम को बदला और पाया कि इनके बीच का बल भी बदल रहा है। पहले उन्होंने कोई माध्यम लिया, उसके बाद उन्होंने वायु ली, उसके बाद उन्होंने निर्वात लिया, तो उन्होंने देखा कि हर बार माध्यम परिवर्तित करने से जो है बल बदल रहा है। अब हम लोग एप्सिलॉन 0 का मान, मात्रक और विमीय सूत्र प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखेंगे एप्सिलॉन 0 का मात्रक। इसके लिए हमारे पास जो सूत्र आया है कूलाम के नियम से निकलकर, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। हमें इसमें एप्सिलॉन 0 का मात्रक चाहिए है, तो हम एप्सिलॉन 0 और F का आपस में स्थान बदल देंगे। तो एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बटे FR स्क्वायर। अब अगर हम यहां ध्यान देंगे तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक हमें चाहिए, इसे देखें, ये एक संख्या है, 4 संख्या है, पाई संख्या है, इनका कोई मात्रक नहीं होगा। तो Q1 आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम। ये भी आवेश है, इसका भी मात्रक क्या होगा, कूलाम। बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। दूरी का मात्रक मीटर और उसका क्या है, वर्ग, तो मीटर का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक अगर हम यहां से देखें तो कूलाम कूलाम इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन
प्रति मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन 0 का मात्रक बनता है। इसे आप तैयार करेंगे, ये परीक्षा में पूछा जाता है कभी कभी। इसके बाद हम देखेंगे एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र के लिए हम इसी सूत्र को यहां रख लेते हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब हम एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र प्राप्त करना चाहते हैं, तो F और एप्सिलॉन 0 का स्थान बदलेंगे, तो यहां एप्सिलॉन 0 लिख देंगे और यहां F लिख देंगे। इससे पहले हमें इन दोनों आवेशों का विमीय सूत्र पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सूत्र 10th क्लास का याद करते हैं। I बराबर Q बटे T, धारा बराबर आवेश बटे समय, याद होगा आपको, 10th में पढ़ा होगा। तो यहां से अगर हम देखें तो Q बराबर I इंटू टी हो जाएगा। Q क्या है, आवेश, I क्या है, धारा, T क्या है, समय। अगर हम आवेश का विमीय सूत्र प्राप्त करना चाहें तो धारा का विमीय सूत्र क्या है, A, समय का क्या है, T, तो आवेश का विमीय सूत्र क्या बनेगा यहां से, AT। तो ये आवेश का विमीय सूत्र हो गया। अब बल का विमीय सूत्र आप 11th क्लास में पढ़कर आए हैं, mL T की घात -2। दूरी का विमीय सूत्र आप L पढ़कर आए हैं 11th में। अगर हम यहां पर एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र प्राप्त करना चाहें तो 1/4 पाई, इसको देखें, ये संख्या है, संख्या का कोई विमीय सूत्र नहीं होता, संख्या का कोई विमीय सूत्र नहीं होता, विमाहीन राशि होती है, उसको हटा देते हैं। तो Q1 आवेश है, आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा, AT। तो इस आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा, AT। बल का mL T की घात -2 और दूरी L और उसका क्या है, स्क्वायर, तो L स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं तो क्या होगा, A2 T स्क्वायर। अब L की घात 2 है, यहां L की घात 1 है, तो mL की घात 3 T की घात -2। जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो इन घातों के चिन्ह बदल जाएंगे, आपको पता होगा। तो एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र, थोड़ा इसको तेज पढ़ा दिया है, आपको पता है 11th क्लास का पढ़ा हुआ है, इसलिए m जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये घात हो जाएगी माइनस की, L इसे ले जाएंगे -3, ये T को ले जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे और 2 घात पहले से थी तो ये हो गई 4 और A की घात 2। ये एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र बना। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान। इसको प्राप्त करने के लिए हमने कूलम नियतांक का एक सूत्र लिखा था आपके सामने। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू थी 9 गुणा 10 की घात 9, याद होगा आपको, अभी थोड़ी देर पहले ही लिखी थी। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, ये कूलम नियतांक होता है। अगर हम इसे देखें तो हम इसे इस स्थान पर और एप्सिलॉन 0 को इस स्थान पर लिख सकते हैं। तो जब इसे हम हल करेंगे तो एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई गुणा 9 गुणा 10 की घात 9, 10 की घात 9, इसे जब हम ऊपर भेज देंगे या ऊपर ले जाएंगे तो ये घात माइनस की हो जाएगी, 10 की घात -9 बटे 4, पाई का मान 3.144, पाई का मान 3.14 गुणा 9। तो एप्सिलॉन 0, यहां ध्यान देंगे ऊपर अगर हम 3 जीरो बढ़ा देते हैं यानी 1000 कर देते हैं इसे, तो यहां 9 से घातें और कम हो जाती हैं और घातें, ऋण की घातें बढ़ जाती हैं, ऋण 12 हो जाएगा। क्यों, 3 जीरो इधर बढ़ाया तो यहां पर ऋण की 3 घातें बढ़ गई।
इन दोनों का गुणा किया तो आया 12.56 गुणा 9। जब हम इस पूरे को हल कर लेंगे, आप करके देख लें एक बार, तो आएगा 8.85 गुणा 10 की घात ऋण 12, और इसका मात्रक ये। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। धन्यवाद।